जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी का जो ये हमारा सेशन होने वाला है, ये सेशन होने वाला है पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी को हम अभी की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो हमने ये पॉलिटी यूके ट्रिपल एससी के जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है आपका, उसके अनुसार हम इसे पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बता दूं, आप हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिया है। तो इन सभी जो भी अभी तक हमारी क्लास हो चुकी है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आपको पता है इसी में हमने ब्रह्म समाज के बारे में भी पढ़ा था। हमने उसके अलावा आर्य समाज के बारे में भी पढ़ लिया है। और अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस तरीके से होता है, शिक्षा का विकास किस तरीके से होता है, उन सभी पहलुओं को हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से बिल्कुल नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए, परसों की क्लास में हम लोगों ने मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ लिया था और आप लोगों ने ये भी देख लिया था कि अंग्रेजों के द्वारा 7 मार्च 1835 को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर अंग्रेजी की व्यवस्था की जाती है और प्रशासकीय शिक्षा जो है, प्रशासनिक कार्य जो है वो आपके अंग्रेजी में तय करते हैं कि अंग्रेजी में होंगे। तो इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। अपनी आगे की क्लास जो हमारी है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, 1835 की बात है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने ये टाइम पीरियड। 1835 में एक काम होता है कि जब आपका गवर्नर जनरल जो है वो कौन रहता है, वो रहता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन रहता है उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहता है। क्लियर है? ये बेंटिंग क्या करता है, ये बेंटिंग आप लोगों को ध्यान रखना है, कलकत्ता में इसके द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मेडिकल कॉलेज जो है भारत में किसके शासनकाल में खोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1835 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल उस टाइम पे रहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? उसके बाद सीधा आपको आना है 1847 पे और 1847 में एक शख्स है जिनका नाम है जेम्स टॉमसन। क्या नाम है? जेम्स टॉमसन। ये जेम्स टॉमसन क्या करते हैं, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं। ठीक है, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं। ये रुड़की हमारे ही उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान पता होगा आप लोगों को। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपसे पूछा जाता है तो कब खोला जाता है, तो ये खोला जाता है आपका किस सन में? आपका 1847 में। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है 1849। ठीक है, 1849 में कलकत्ता में एक जगह है वैथून, वहां पर, यानी वैथून है कहाँ है आपका? कलकत्ता में है। और यहाँ पर भारतीय बालिकाओं के लिए भारतीय बालिकाओं के लिए बालिका कॉलेज खोला जाता है। ठीक है, बालिका कॉलेज खोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बालिका कॉलेज कब खोला जाता है, तो 1849 और कहां पर? वैथून, कोलकाता के अंदर। उसके अलावा 1854 की बात है और 1854 में तब तक कौन गवर्नर जनरल बन जाता है भारत का? वो बन जाता है डलहौजी। ठीक है,
और ये जो डलहौजी है ये क्या करता है, बम्बई में, ध्यान रखना है कहां पर, बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज खोलता है। ठीक है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज खोलता है। क्लियर है? एक बार जितनी भी बातें आपकी स्लाइड पे आप लोगों को दिखाई दे रही है पूरे का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि पहला मेडिकल कॉलेज कब खोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के अंदर 1835 में पहला कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वो खोला जाता है। गवर्नर जनरल उस टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहते हैं। उसके बाद 1847 की बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जेम्स टॉमसन के द्वारा रुड़की के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाता है। फिर 1849 बैथुन में बालिकाओं के लिए एक बालिका कॉलेज खोला जाता है। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज आप कह सकते हैं। और 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में बंबई के अंदर ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और बातें करने वाले हैं। उन बातों को आप लोग देखिए, वो बातें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। 1854 का वुड का घोषणा पत्र, जिसे आप वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग, 1854 का वुड का घोषणा पत्र। तो पहली बात तो यहीं से प्रश्न बनता है कि जो ये वुड डिस्पैच है ये भारत में कब आया है, तो 1854 आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी वुड डिस्पैच को, ठीक है ध्यान रखना, इसी वुड डिस्पैच को क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो वुड डिस्पैच को बोला जाता है, जो कब आया था आपका 1800, कब आया था 1854 में आया था। इसमें आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या इसके एम थे, क्या क्या इसके उद्देश्य थे, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या था, इसका एम क्या था, भारत में, ठीक है आप कह सकते हैं भारत में शिक्षा की भावी योजना तैयार करना। भारत में शिक्षा की भावी योजना तैयार करना, एक तो ये उसका उद्देश्य था। दूसरा, शिक्षा के लिए नियामक पद्धति, ठीक है, शिक्षा के लिए क्या करना, नियामक पद्धति बनाना। और तीसरी जो बात है वो क्या है, इसके अंदर कितने आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि वुड डिस्पैच जो है ये भारत में कब आता है, 1854 में आता है। ठीक है, और वुड डिस्पैच इसका नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, जो बोर्ड ऑफ, क्या लिखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था, ठीक है, उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे आपके वुड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वुड पड़ गया। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके अलावा आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है, इसका अगला उद्देश्य जो था वो क्या था, वो ये था कि सरकार का जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, अंग्रेजी सरकार तो थी। ठीक है, चौथा क्या लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार का एम क्या था, पाश्चात्य यानी कि कह सकते हैं पश्चिम की शिक्षा का प्रसार। ठीक है, पश्चिम की शिक्षा का प्रसार इनका क्या था, उद्देश्य था। क्लियर है? उसके अलावा अगला देखिए, इन्होंने क्या क्या आया इसमें बात, एक होती है प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक वाली, दूसरी होती है माध्यमिक शिक्षा 5 से 8 वाली, और तीसरी होती है
उच्च शिक्षा, जिसे आप विश्वविद्यालय शिक्षा कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, ठीक है, क्या हो गए, जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो स्थानीय भाषा में होगी। वो क्या होगी, स्थानीय भाषा में होगी। क्लियर है। और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा होगी वो क्या होगी, स्थानीय भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा में होगी। क्लियर है। और जो आपकी उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाने वाली शिक्षा होगी उसकी भाषा क्या, केवल क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, ये इसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण बातें थी। उसके अलावा इसी के तहत अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अगली स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ में इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे नोट्स। लंदन विश्वविद्यालय, ठीक है, इनका एम क्या था, जिस तरीके से लंदन विश्वविद्यालय का जो मॉडल है, ठीक है, वो पूरे देश में हो, मतलब जो हमारा भारत है वहां पर देश में हो, और खासकर किन स्थानों पर जो जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, वहां पर ये व्यवस्था क्या हो, लागू हो। और इसी वुड डिस्पैच के तहत जो ये आपकी ये योजना आई थी, ये शिक्षा की जो योजना आई थी, इसी के तहत क्या होता है, ध्यान रखना। आपका एक हो गया कलकत्ता, दूसरा हो गया आपका बंबई, और तीसरा हो गया आपका मद्रास। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर 1857 में, ठीक है, 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर होती है। क्लियर है। ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्या क्या बात मैंने आपको बताई, दोबारा देखना। 1854 का वुड का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे आप वुड डिस्पैच कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जो ये वुड डिस्पैच है इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस टाइम पर हेड थे, जो मुखिया थे, उनका नाम वुड था। इसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्या इसके पीछे की लाने की जो कहानी थी, पहला और जो ठोस कारण यही था इसका कि भारत में जो पश्चिम की शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है। दूसरी बात, भारत में शिक्षा की भावी योजना तैयार करना इसका एक उद्देश्य था। नियम शिक्षा के लिए नियामक पद्धति हो। इसके अंदर टोटल 100 आर्टिकल थे। और उसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि प्राथमिक शिक्षा जो है, जो होगी प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक की जो शिक्षा होगी वो स्थानीय भाषा में दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा जो होगी यानी कि 5 से 8 तक की जो शिक्षा है वो आपकी स्थानीय भाषा प्लस अंग्रेजी में दी जाएगी। लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी, ठीक है, वो आपकी अंग्रेजी में दी जाएगी। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखना है कि इसका एक और उद्देश्य था कि लंदन विश्वविद्यालय जो है, जो ब्रिटेन में है, उसके अनुसार उसका एक मॉडल, मतलब इसका लाइट वर्जन इनका तैयार करना था। कहां पर, भारत देश में। ठीक है, कि भारत में जो इनकी प्रेसिडेंसी थी वहां पर वो उस विश्वविद्यालय के जैसा सारे विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। ठीक है, इसी योजना के तहत कलकत्ता हो गया आपका, बंबई हो गया और मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, यहां पर 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। क्लियर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये सारी कहानी आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे का जो खेल है उसे भी आप लोग देखिए जरा सा। अब देखिए 1882 का, अब देखिए सीधा आप ले 1854 हो गया। अब आप लोग आएंगे 1882 का हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग। देखिए, भले आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें केवल क्या दे रखा था, आपके सिलेबस में केवल जो चीजें दी गई थी वो ये दी गई थी कि जो आपका क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में ही दिया था। लेकिन मैंने सोचा
कि जो ये भारत में जो शिक्षा का विकास है वो भी आप लोगों से कभी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उन प्रश्नों को किसी भी एग्जाम में क्या ना करें, मिस ना कर पाए। ये थोड़ा सा पार्ट था, पढ़ना तो वही था भारत में ज्यादा, लगभग अगर 70-80% वही पार्ट है, लेकिन 30 या 20% हम कह सकते हैं जो भारत में शिक्षा का विकास है वो पार्ट भी मैंने इसके साथ मर्ज किया है। तो जब ये 1882 का हंटर शिक्षा आयोग जब ये बनता है तो उसमें वाइसराय, उस टाइम जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्लियर है? उसके अलावा ये जो हंटर शिक्षा आयोग है, अब आप कहेंगे कि इसका एम क्या था, पहले बात ठीक है। तो एम क्या था? जो वुड डिस्पैच आया था, जो वुड डिस्पैच था 1854 का, ठीक है, उसकी जांच करना, उसकी जांच करना इसका क्या है था, उद्देश्य था। अब देखिए इसमें जो ये आपका हंटर शिक्षा आयोग है, ये आयोग जो है इसमें 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। कितने सदस्य? 8 भारतीय सदस्य इसमें थे। और इसमें जो जोर दिया गया था वो एक जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, प्लस जोर दिया गया था जिला स्तर की शिक्षा पर। जिला स्तर की शिक्षा के अंदर दो तरीके की शिक्षा, एक है आपकी व्यावसायिक शिक्षा और दूसरी है आपकी साहित्यिक शिक्षा। क्लियर है? इन दो शिक्षाओं पर इसके द्वारा क्या गया था, जोर दिया गया था। ठीक है, बस इतनी बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका जो हंटर आयोग का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि वुड डिस्पैचेस जो है, वुड डिस्पैच जो है उसका उसने कितना वर्क किया ग्राउंड जीरो पे, जो 1854 पे आया था। ठीक है, और इसमें 8 भारतीय सदस्य शामिल थे और लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये आता है। और प्राथमिक शिक्षा और जिला स्तर की शिक्षा पर ये क्या करता है, जोर देता है। क्लियर है? इसी के तहत क्या होता है, 1882 में और 1887 में, 1882 में तो पंजाब विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की जाती है और 1887 में स्थापना होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो इतनी ही बातें थी इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। हंटर आयोग भी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, 1854 वुड डिस्पैच और 1882 हंटर आयोग। अब आप लोगों को सीधी जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1904 का 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। हेडिंग डाल देंगे आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे? 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो एम था, ठीक है, जो इस एक्ट के आने का, वो यही था कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं
उमड़ने लग गई थी भारतीयों के अंदर, राष्ट्रवादी जो भावनाएं उमड़ रही थी उन भावनाओं पर नियंत्रण करना, राष्ट्रवादी भावनाओं पर नियंत्रण करना, इसका क्या था, पहला उद्देश्य था। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, उस टाइम पर जो वाइसराय थे, जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे उस टाइम पर वाइसराय? कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर है? अब इसमें जो ये 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, इसके जो की पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु आप कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? सबसे पहले 1901 की बात है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक्ट ऐसे ही नहीं आया। 1901 में जो ये लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन क्या करता है, शिमला में मीटिंग बुलाता है एक, ठीक है, शिमला में मीटिंग बुलाता है। उसके बाद ठीक 1902 में, और इन बातों पे वो चर्चा करता है अपने लोगों से कि किस तरीके से जो राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ रही है भारत के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। उसके बाद 1902, ठीक है, ध्यान रखना 1902 ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? रैले आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? रैले आयोग की स्थापना। यह आयोग काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे देखेंगे हम, इतनी बात आप लोगों को समझ में आना आ गई, ठीक है। इस बात के बाद देखेंगे रेले आयोग के बारे में, हम आगे पढ़ने वाले हैं। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी भावनाओं पर नियंत्रण करना। वाइसराय उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे। की पॉइंट क्या है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन क्या करता है, शिमला में मीटिंग बुलाता है, जिसके अंदर ये डिस्कस करता है कि किस तरीके से जो भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्र भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उन पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। उसके बाद 1902 में ये क्या करते हैं, रेले आयोग की क्या करते हैं, स्थापना होती है इनके टाइम पीरियड में। अब रेले आयोग के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी बातों का हम लोग आगे यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो देखेंगे भाई क्या क्या बातें हैं, वो जानेंगे रेले आयोग के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रेले आयोग। ठीक है, तो रेले आयोग कब का है? ये 1902 का, ठीक है। सबसे पहले इससे आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो अध्यक्ष थे थॉमस रेले, ठीक है। कौन है इसके अध्यक्ष? थॉमस रेले। और इस रेले आयोग में क्या है, 2 भारतीय सदस्य भी हैं। क्या है इसमें? क्या है, 2 भारतीय सदस्य भी हैं। अब 2 भारतीय सदस्य कौन कौन से हैं? एक का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब है इसमें। और दूसरे हैं गुरुदास बनर्जी। दूसरे कौन है? दूसरे इसमें शामिल है गुरुदास बनर्जी। क्लियर है? सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे हैं गुरुदास बनर्जी।
ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी ये बातें करते हैं, जो भी इनके बीच डिस्कशन हो जाता है, ठीक है, जो भी मसौदा ये तैयार करते हैं, वो 1904 में, ध्यान रखना, कब, 1904 में रेले की सिफारिश पर, 1904 में रेले की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय एक्ट जो है, विश्वविद्यालय एक्ट जो है वो पारित हो जाता है। क्लियर है? विश्वविद्यालय जो एक्ट है वो क्या हो जाता है, पारित होता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि रेले आयोग का जो गठन है वो 1902 में होता है। 2 भारतीय सदस्य इसमें रहते हैं, जिसमें अध्यक्ष रहते हैं इनके टॉमस रेले, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। क्लियर है? 1904 में रेले की सिफारिश पर विश्वविद्यालय एक्ट है जो, वो आपका क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस यहां तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। अब आगे की कहानी समझना। अब जो ये आपका, जो आप ये कह रहे हैं, ये रेले आयोग जो है, इसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी, वो बातें हम लोग यहां पर जानेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसकी प्रमुख बातें। ठीक है, इसकी प्रमुख बातें जो है वो क्या क्या है। प्रमुख बातें क्या है, पहली बात तो ये है, जो अध्ययन कार्य है, जो अध्ययन कार्य है प्लस जो शोध कार्य है, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य हो रहा है और शोध कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता को क्या करना, इंक्रीज करना, ये पहला कार्य है। दूसरी बात, जो शिक्षा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करना, उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था। क्लियर है? तीसरी जो चीज है कि मैक्सिमम किसी विश्वविद्यालय में जो शोधार्थी हो सकते हैं वो 100 हो, ठीक है, लेकिन 50 से कम भी ना हो, 50 से कम ना हो। क्लियर आ गई बात? ठीक है, यानी कि किसी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका 100, और कम से कम होनी चाहिए 50। ठीक है, जो ये शोधार्थी है, इनका जो नियुक्ति होगी वो कितने साल के लिए होगी, वो होगी 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। क्लियर है? और जो ये शोधार्थी जो भी शोध करेंगे, ये सरकार के नियंत्रण में करेंगे। शोधार्थी शोध करेंगे, किसके नियंत्रण में करेंगे? सरकार के नियंत्रण में ये शोध करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और यही जो 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम रहता है, इसके अंतर्गत ही भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति होती है। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति होती है, और पहले शिक्षा महानिदेशक जो होते हैं उनका नाम है एच डब्ल्यू ऑरेंज। एच.डब्ल्यू. ऑरेंज उनका क्या है, नाम है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है,
समझना आप लोग एक बार फिर से कि जो ये 1904 का जो ये आपका रेलवे आयोग है, ठीक है, जब ये 1904 का अधिनियम आ जाता है तो इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। अध्ययन कार्य तथा शोध कार्य की क्या बढ़ाई जाएगी, गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। हर साल उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख की व्यवस्था की जाएगी। मैक्सिमम जो शोधार्थी होंगे वो 100 होंगे, लेकिन 50 से कम नहीं होंगे, ठीक है। शोधार्थी जो भी शोध करेंगे, जो भी शिक्षा लेंगे, वो सरकार के नियंत्रण में लेंगे। और जो ये शोधार्थी होंगे, इनकी जो नियुक्ति है वो 6 सालों के लिए होगी। क्लियर है। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति HW, भारत में इसी एक्ट जो है, ये 1904 का जो विश्वविद्यालय एक्ट है, इसी के तहत HW ऑरेंज जो हैं उनको नियुक्त किया जाता है भारत का शिक्षा महानिदेशक। क्लियर है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे कुछ और बातें हैं जो आप लोगों को जाननी बेहद जरूरी है। तो चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो बात क्या है, 1913। ध्यान रखना आप लोग, अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आ रहा है वो है 1913 की सरकार की नीति। ठीक है। अब क्या होता है 1906 में, ध्यान रखना, 1906 में बड़ौदा रियासत में, ठीक है, बड़ौदा रियासत में जो वहां के उस टाइम पे रूलर रहते हैं वो क्या कर देते हैं, उस रियासत में निशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है। और इसी बात से प्रेरित होकर पूरे देश में 1910 में ये मांग उठ जाती है कि भारत में निशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हो। क्लियर है। तो अब इस पूरी मांग तो सरकार नहीं मानती है, पूरी मांग नहीं मानती है सरकार, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मान जाती हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि कुछ जहां पर इनकी सरकार रहती है अंग्रेजों की, प्रांतों में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है। दूसरा, जो माध्यमिक शिक्षा है उनमें क्या होगा, सुधार होगा। क्लियर है। और तीसरी जो मांग मांगती है कि उच्च शिक्षा में क्या चीज होगी, प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जो राज्य होगा, जो प्रांत है, उसमें क्या की जाएगी, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो कुछ ये महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं। क्या क्या रहती है, 1913 की जो सरकार की नीति है, 1906 में बड़ौदा रियासत के यहाँ पर क्या होता है, वहां पर निशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, जिससे प्रेरित होकर पूरे देश में 1910 में ये मांग उठती है कि भारत में निशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हो। अब जिसमें क्या पूरी मांग तो नहीं मानती है सरकार,
लेकिन इतना मान लेती है कि प्रांतों में जो होगी वो निःशुल्क शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाएगा और उच्च शिक्षा में प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो इसके आगे की जो कहानी है, ठीक है, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास हम लोगों की काफी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, उस क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे। लगभग आधा या घंटा या 45 मिनट का हमारा वो सेशन होगा और जो हमारी प्रश्नों की क्लास होगी उसमें हम पढ़ने लग जाएंगे 1857 की क्रांति। तो मैं समझता हूँ कि जितनी बातें आज की इस सेशन में हुई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षाएं करता हूं।